नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आलोक धनवा जी की कविता पतंग, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे कवि ने पतंग हैं जो कि बहुत ही हल्का होते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं, शरद यानी कि भादो माह के बाद वो आसमान में उड़ाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो उस पतंग को देख के कितना खुश हो जाते हैं, कितने आनंद में हो जाते हैं। ऐसे परिवेश जो उनके हंसी का ठिकाना नहीं रहता है, उनकी जो किलकारी होती है वो बहुत ही आनंददायक होते हैं। तो उसी का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे तेज बिछाए गई भादो गया, सवेरे हुआ खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा। तो क्या है, सबसे तेज़ बौछारें, बौछारें यानी कि बारिश, सबसे तेज़ बारिश जब होता है जेठ हाड़ के महीने में, तो वो बारिश चला गया है और अभी भादों का महीना हो गया है और सुबह सुबह का समय है। और ऐसा सुबह समय जब सूर्य निकलते हैं, जैसे कि खरगोश की आंखें लाल हो जाती है, उसी प्रकार के कहा गया कि सूरज के देखने में कैसा है, खरगोश की आंखों के समान ही वो लाल लाल होके निकल आया है। सवेरा हो चुका है, वो आसमान बहुत ही सुंदर हो चुका है। शरद आया पुलों को मानो पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो ऐसे समय में, ऐसे सुंदर समय में भादों के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ है। और ऐसा लगता है कि जो शरद ऋतु है वो छोटे बच्चों की तरह चमकीले साइकिल जैसे कि उनको मिल जाता है, वो तीव्र गति से चलाने लगते हैं। उसी प्रकार शरद जो है मानो वो अपनी साइकिल लेके वो तीव्र गति से धरती पे उतर आया है। घंटी बजाते हुए, जोर शोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो शरद ऋतु यानी कि वो साइकिल लेके आ रहे हैं और तेज़ गति से आ रहे हैं, मानो कि घंटी बजा बजा के ज़ोरों शोरों से वो आ रहे हैं। यानी कि जब उस समय हवा चलती है तेज़ गति से, तो पत्ते पत्ते में लहर उठते हैं, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं। तो ऐसे समय में आवाज़ होती है, तो वो क्या है, मान लो कि घंटी की आवाज़ है, साइकिल की घंटी की आवाज़ है। वो कहाँ आ रहे हैं, उस बच्चों के पास आ रहे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी कि चमक धमक जो पतंग की है उसको देखने के लिए शरद ऋतु आ रहे हैं और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और शरद ऋतु है जो आसमान को बहुत ही कोमल हल्का रूप दे देता है, यानी कि उसके हवा चलते हैं और बहुत ही कोमल होने के कारण पतंग जो है वो आसमान तक उड़ जाते हैं। दुनिया के सबसे हल्के और रंगीनी चीज़ें उड़ सके, दुनिया के सबसे पतला कागज़ उड़ सके। तो शरद ऋतु जो है वो इस आसमान को ऐसा कर देता है जैसे कि दुनिया के सबसे हल्के जो रंगीन रंगीन पतंग होते हैं वो बहुत ऊपर तक उड़ जा सके। जैसे कि छोटा जो पहले कागज़ का बनाया हुआ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हल्का होते हैं, तो वो कागज़ से बनी हुई पतंग जो है वो आसमान तक उड़ सके। और बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शिशु हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो अभी क्या है, वो समय जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। और जैसे ही पतला कागज़ यानी कि रंगीन कागज़ यानी कि पतंग ऊपर उड़ जाते हैं, तो उसमें बांधा हुआ जो छोटा छोटा एकदम हल्का बाँस का टुकड़ा होता है वो भी ऊपर उठने लगते हैं। और इतनी पतली जो बाँस की जो लाठी है वो इतनी कोमल हो जाती है कि वो ऊपर उड़ जाती है। और उसी को देख के जो बच्चे हैं वो चींटियाँ और किलकारी से गूंज उठते हैं और तितलियों की भांति वो उड़ने लगते हैं, मानो उनका मन जो है पतंग के साथ ही उड़ गया हो। वो बहुत ही खुश नज़र आते हैं जैसे ही पतंग ऊपर चले जाते हैं। यानी कि शरद ऋतु भी अपनी देह को, अपने उस समय की स्थिति को बहुत ही कोमल बना देते हैं और आसमान में रंग बिरंगे पतंग उड़ने लगते हैं। और जैसे ही पतंग उड़ने लगते हैं तो बच्चों की जो किलकारी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। फिर कवि ने लिखा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो जैसे ही बच्चों का जन्म होता है वो तो उनके पैर जो है वो बहुत ही कोमल हो जाते हैं। जिस प्रकार कपास या कॉटन जो होते हैं, रुई जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, उसी प्रकार बच्चों की जो पैर है या कोमल देह जो है वो बहुत ही कोमल हो जाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है जो पृथ्वी है, जो धरती है, उनके पाँव को कहीं गिर ना जाए, कहीं से चोट ना लग जाए। इसी प्रकार इसी के लिए धरती जो है वो उस बच्चे को, उस पैर को पकड़ने के लिए वो दौड़ती फिरती है। जब वे दौड़ते हैं बेसोर चटों को भी नरम बनाते हैं। जब वो ऊपर छत के ऊपर दौड़ने लगते हैं तो वो
जो पक्के होते हैं उसको भी मानो धरती एकदम कोमल नरम बना देते हैं, दिशाओं को मृदुंगी की तरह बजाते हैं। और वो क्या करते हैं, हर दिशा में जैसे कि शब्द बज रहे हैं, नगाड़ा जैसे वो बजा देते हैं, यानी कि झर 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 जैसे कोई आवाज़ आती है। और उनके जो पाँव हैं वो बहुत ही तेज़ी से चलने लगते हैं, जब वे पैग भरते हुए चलते आते हैं दाल की तरह लचीली बेग से अक्सर, यानी कि हर एक दिशाओं में जो गूंज उठती है बच्चों की जो पाँव में पहनने वाली पैजनियाँ या नूपुर जो है वो बजने लगते हैं। जब वो भागते हैं दौड़ते हैं तो वो जो समय है वो बहुत ही सुंदर होते हैं, और ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा जो है उनके कोमल पाँव से वो चल रहे हैं, उस पतंग के पास दौड़ रहे हैं। और मानो धरती उनके खुशियों को देख के, उनके पाँव को देख के, उनके कोमल कोमल पाँव को देख के वो धरती माँ भी उस छत को मान लो, उस कठिन छत को भी वो बहुत ही कोमल रूप से बना देती है, जिससे कि उसको चलने में कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। फिर कवि ने लिखा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो छतों में क्या होते हैं कि छतों का किनारा उतना ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है, तो वो कहा गया है कि जहाँ दीवारें नहीं होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो दौड़ने जब जोड़ते रहते हैं उस समय वो उससे कि गिरने की संभावना अधिक होता है। सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर के संगीत पतंगों को धड़कती ऊंचाइयों इन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो जो बच्चे वहाँ दौड़ लगाते हैं तो वो बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं, मान लो उनका शरीर जो है वो नाच उठते हैं, वो कहाँ तक दौड़ जाते हैं उनको पता नहीं चलता। लेकिन आसमान में जो पतंग है उसको पकड़ रखे, एक धागा जो पकड़ रखते हैं, उसी धागे की वजह से ही वो एक सीमित जगह पर स्थिर रह जाते, नहीं तो वो बहुत ज़ोर से भाग जाते हैं और कहीं गिर जाते हैं या अनहोनी हो जाती। लेकिन क्या है, वो उस धागे के कारण ही एक ही जगह पे स्थिर रह जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी कि वो पतंग मतलब पतंग नहीं उड़ रहा है, वो बच्चे उड़ रहा है। उनकी खुशी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पतंग को इतना हंसी खुशी से देखते हैं। पतंग जितना ऊपर उठते जाते हैं उन लोगों का मन इतना ही चंचल हो जाते हैं, मान लो वो लोग खुद उड़ रहे हैं, पतंग नहीं उड़ रहे हैं, और उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर कवि ने लिखा है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से है बस जाते हैं तब तो अगर वो लोग क्या है उस छतों के खतरनाक किनारों से कभी यदि वो गिर जाए और वहाँ से बच भी जाए तब तो और निडर हो जाते हैं वो। और मतलब एक बार गिरने के बाद उनको थोड़ा सा चोट लगती है तो बाद में गिरने से फिर उनका उतना आभास नहीं होता है। तो उसी प्रकार क्या है वो पृथ्वी भी इतनी तेज़ से घूमती है उनके बेसन पैरों के पास। तो ऐसे खतरनाक जो किनारा होता है वहाँ से वो उतने निडर होकर दौड़ते हैं, और मानो ऐसा लगता है कि वो निडर होकर उस सूर्य को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वो जो उनके छोटे छोटे पाँव होते हैं उनमें कहीं सूर ना लग जाए, इसीलिए धरती जो है वो बेचैन हो जाती है, पृथ्वी बेचैन हो जाती है, और उनके पाँव को या उन्हें रक्षा करने के लिए मानो धरती भी घूमती रहती है उनके पीछे पीछे। वो परिवेश जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, यानी कि शरद का मौसम होता है, बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं और आसमान भी बहुत ही हल्का हो जाते हैं, और रंग बिरंगे जब पतंग आसमान को उड़ जाते हैं तो उनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आशा है, वो भी उस पतंग के जैसे ही उड़ने लगते हैं, मानो पतंग नहीं वो बच्चे उड़ रहे हैं। और उसी को देख के धरती माँ भी बहुत खुश हो जाती है, और खुश होने के नाते ही वो उस बच्चों के साथ साथ घूमती फिरती है, कहीं उसको चोट ना लग जाए। यहाँ तक, धन्यवाद।